नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में। मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपके लिए लेक्सिकन फॉर एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के लेटेस्ट 2023 एडिशन का चैप्टर 3 का पार्ट 3 प्रेजेंट करने जा रही हूँ। चैप्टर का नाम है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस और आइए इसकी शुरुआत करते हैं। साथियों, अभी जो पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है ब्रांचेस ऑफ एथिक्स का। एथिक्स की ब्रांचेस की जब हम बात करते हैं तो मोटे मोटे तौर पे हम 4 चीज़ों को समझते हैं। एक डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, फिर आती है नॉर्मेटिव एथिक्स, फिर आता है मेटा एथिक्स और चौथा है अप्लाइड एथिक्स। अब इसमें जो डिस्क्रिप्टिव एथिक्स है उसको मैं आपको क्लियरली समझाती हूँ क्या होता है। देखिए, इजी और शॉर्ट लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ तो ये ब्रांच ऑफ फिलॉसफी है जो इस चीज़ को समझती है कि किस तरीके से लोग बिहेव करें, क्या ये बिलीव करें, एथिकल इश्यूज़ को लेके लोगों का क्या मानना है। समझे? ऐसे समझिए कि ऐसी रिसर्च जिसके अंदर ये इन्वॉल्व है कि प्रॉपर ऑब्जर्व करा जाए लोगों के मॉरल डिसीजन प्रोसेस को। अब इसको और डिटेल से जो मैं किताबी पैटर्न से समझाऊँ तो इस तरह से समझाऊँ कि ऐसा जनरल पैटर्न है या वे ऑफ लाइफ है जो लोग अलग अलग कम्युनिटीज़ में रहते हैं वो उस तरीके से बिहेव करते हैं। अब देखिए, ये काम क्या करती है। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स प्रॉपर स्टडी करती है हिस्ट्री को, एवोल्यूशन को, एथिक्स के कि आखिरकार इसकी शुरुआत कैसे हुई। प्रॉपर बताती है कि क्या कस्टम्स, क्या कन्वेंशंस रहे। फॉर एग्जांपल, ये प्रॉपर स्टेट करेगी हिस्ट्री को अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के, जैसे कि फैमिली, मैरिज, इन सब के कैसे क्या निकला, कैसे क्या हुआ। अब समझिए, इसमें एक लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी ऑफ मॉरल कंसाइसनेस थी, एग्जाम्पल है इस डिस्क्रिप्टिव एथिक्स का। ये हम प्रॉपर थ्योरी को आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अब ये जो डिस्क्रिप्टिव एथिक्स है साथियों, मैंने जैसे बताया, ये प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करती है लोगों के एथिकल आइडल्स को कि आखिरकार क्या एक्शंस, क्या जो काम करा जाए, कर्म करे जाएं, उनको कंडेम करा जाएगा, उनकी बुराई करी जाएगी, उनकी जो है उन्हें सही नहीं माना जाएगा सोसाइटी के अंदर। तो मतलब मेन इसका एम, उद्देश्य ये है कि लोगों के क्या बिलीव्स हैं, क्या मान्यता है, उनकी वैल्यूज़ को लेके उसको समझना। वैल्यूज़ क्या होती हैं हम ऑलरेडी आपको पुराने चैप्टर्स में बता सकते हैं। प्रॉपर तरीके से समझें तो क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ें होनी चाहिए, इन चीज़ों को समझती है प्रॉपर ये। ठीक है। अब देखिए, प्रॉपर मतलब जो डिस्क्रिप्टिव एथिक्स है ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको देगी एक्चुअल जो चॉइसेस करी जाती हैं मॉरल एजेंट्स के द्वारा। एग्जामिनेशन ये एग्जामिन करती है एथिकल कोड्स जो अप्लाई करे जाएं अलग अलग ग्रुप्स के द्वारा। समझे? तो बेसिकली मैंने आपको बताया, जो मोटे मोटे तौर पे इजी लैंग्वेज में समझेंगे तो हम यही समझेंगे कि एक ब्रांच ऑफ फिलॉसफी है जो समझती है, स्टडी करती है किस तरह से लोग बिहेव करें, क्या वो बिलीव करते हैं एथिकल इश्यूज़ को लेके। समझे? लोगों को ऑब्जर्व करना कि लोगों का क्या मॉरल डिसीजन प्रोसेस होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम दूसरा बात करते हैं नॉर्मेटिव एथिक्स के बारे में। देखिए, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स नॉर्मेटिव एथिक्स से कुछ अलग भी है, क्योंकि नॉर्मेटिव एथिक्स जज करती है मॉरल क्लेम्स को। इसके बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा सही से समझाऊं तो बहुत ही इजी लैंग्वेज में बात यह है कि इसके अंदर, नॉर्मेटिव एथिक्स के अंदर, ये प्रॉपर इन्वॉल्व करती है अराइविंग एट मॉरल स्टैंडर्ड दैट रेगुलेट राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट। मतलब इसको ऐसे समझो कि नॉर्मेटिव एथिक्स एक ऐसी स्टडी है कि किस तरह से लोग एक्ट करें मॉरली। मॉरली मतलब आप खड़े हैं यहाँ और आप ये कहते हैं कि ये सही है, ये गलत है। उस हिसाब से आपकी मान्यता, आप एक मॉरल पर्सन हैं, भले पूरी दुनिया जो है वो उस चीज़ को सही कहती हो लेकिन आपको लगता है वो चीज़ गलत है। समझे? इसलिए हम नॉर्मेटिव एथिक्स को, गौर से समझिएगा, हम नॉर्मेटिव एथिक्स को मॉरल फिलॉसफी भी कहते हैं। ये एक ऐसी ब्रांच है एथिक्स की जिसका मेन फोकस क्या हो रहा है कि क्या सही है, व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग, क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड। इसमें सब कुछ है। ये इन्वॉल्व करता है डेवलप करना मॉरल वैल्यूज़ को, इस सिद्धांत पे कि हम इन मॉरल वैल्यूज़ को अलग अलग अपनी लाइफ के सिचुएशंस में लगाते रहेंगे। इस बात को आप समझ पाए हैं? अब हम किताबी तौर पे समझते हैं। इस नॉर्मेटिव एथिक्स को हम
प्रिस्क्रिप्टिव एथिक्स भी कहते हैं। ये वो स्टडी हो गई एथिकल थ्योरीज़ की जो लोगों को प्रिस्क्राइब करती है, बताती है कि किस तरीके से लोगों को काम करना है। प्रॉपर एग्जामिनेशन को एग्जामिन करती है, स्टैंडर्ड्स को, उन सिद्धांतों को कि किस हिसाब से जो है ये सही बिहेवियर है, ये गलत बिहेवियर है। सजेस्ट करती है कि कब दंड, पनिशमेंट जो है इंसान को मिलनी चाहिए, कि क्या काम करोगे तो आपको पनिशमेंट यहाँ पे ऐसे मिलेगी, तो क्या सही है क्या गलत है। मतलब ये एक, अगर मान लो किसी को दंड मिला, एक पर्सन को पनिशमेंट मिली, जो ऐसा व्यक्ति है जो सोशल या मॉरल ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहा है समाज के अंदर, तो इसको पनिशमेंट मिली, तो ये प्रॉपर जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करेगी कि क्यों इसको पनिशमेंट दी गई है। ठीक है, तो ये मेन कोशिश ये करती है कि कोशिश करती है कि हम एक कुछ थ्योरीज़ को इस्टेब्लिश करें इन गाइडलाइंस पे कि भाई ये ऐसे 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 नॉर्म्स हैं और इस हिसाब से ही आगे आगे कर्म होगा। ठीक है, तो प्रॉपर क्या हो गया, ये मॉरल प्रिंसिपल्स को प्रदान कर रही है जिनका यूज़ करा जाता है। अगर मान लीजिए कुछ ऐसी मॉरल डिसीजंस आपको लेने हो और बहुत मुश्किल है कि आप सही करें, कि आप इस रास्ते पे जाएं कि आप उस रास्ते पे जाएं, तो उस बेसिस पे जो है वो ये कर्म करती है, वहाँ पे ये मदद करती है। अब देखिए, जो एरिस्टोटल की वर्च्यू एथिक्स थी, कैंट की डिओंटोलॉजिकल एथिक्स है, मिल्स की कॉन्सिक्वेंशलिज्म, मतलब जिसे हमें यूटिलिटेरियनिज्म कहते हैं, या भगवत गीता का निष्काम कर्म योगा है, ये सब थ्योरीज नॉर्मेटिव एथिक्स की आती हैं। हम आगे आपको पढ़ाएंगे, जब इसका आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे तो आप इसको जो है समझोगे। अब आप कहोगे कि मैम नॉर्मेटिव एथिक्स की जब हम बात करते हैं तो कुछ एक ऐसा कोई क्लासिक एग्जाम्पल है, कुछ गोल्डन रूल है जिससे हम समझ जाएं कि नॉर्मेटिव एथिक्स यहाँ अप्लाई हो रही है? बिल्कुल है। समझिए, हम दूसरों के साथ वही कर्म करते हैं जो हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे साथ करें। समझिए, वी शुड डू टू अदर्स व्हाट वी वांट अदर्स टू डू फॉर अस। अगर हम इज्जत चाहते हैं तो हम इज्जत प्रदान करेंगे। सिंस, ये समझ गए आप, सिंस वन वुड वॉन्ट पीपल टू फीड हिम, अगर आप चाहते हो कि आपको कोई खाना पूछे, पानी पूछे, अगर आप भूखे हैं तो आपको भी ऐसे भूखे लोगों की मदद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सेम रीज़न का यूज़ करके हम जो है चीज़ों को पता लग सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। अगर आप किसी को थप्पड़ मारने जा रहे हो तो आप सोचोगे क्या हम भी थप्पड़ खाना चाहते हैं, तो आप उस चीज़ को नहीं करोगे। तो इस गोल्डन रूल पे बेस करके आप सही या गलत की पहचान कर सकते हो। ठीक है, तो गोल्डन रूल ये एग्जाम्पल हो गया नॉर्मेटिव थ्योरी का, जो एक सिंगल ऐसा सिद्धांत है जिसे आप सारी चीज़ों से जज कर सकते हो। हाँ, एक अच्छे कैरेक्टर को आप सेट कर सकते हो। चलिए, तीसरी बात करते हैं साथियों मेटा एथिक्स के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथियों, जब हम मेटा एथिक्स की बात करते हैं तो आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि ये ऐसी स्टडी है ओरिजिन और मीनिंग ऑफ एथिकल कॉन्सेप्ट की, कि आखिरकार कहाँ से एथिकल कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई और कहाँ से ये निकले और इनका मतलब क्या है। देखिए, इसमें जो मेटा है, मेटा का मतलब होता है आफ्टर, आफ्टर या बियॉन्ड। और इसी के साथ अगर चलें तो ये जो मेटा एथिक्स हम कह रहे हैं, इसमें क्या है, इसमें ये चीज़ है कि रिमूव्ड और एक बर्ड आई व्यू हो गया पूरे इंटायर प्रोजेक्ट ऑफ एथिक्स का। ये कैसे शुरुआत हुई, तो कैसे हम इसको समझ पा रहे हैं कि भाई क्या है, टोटल चीज़ हम समझ पाएंगे। तो देखिए, मेटा एथिक्स के अंदर दो ऐसे इश्यूज हैं सबसे ज़्यादा लिए गए हैं। एक मेटाफिजिकल इश्यूज, जो इस बात पे ध्यान देते हैं कि क्या कोई मोरालिटी अकेले में इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली जो है एग्जिस्ट करती है, इंडिपेंडेंटली ऑफ ह्यूमंस। एंड दूसरा आता है इश्यूज साइकोलॉजिकल इश्यूज, जो समझाते हैं कि भैया मेन अंडरलाइन बेसिस क्या है, मेन वजह, मतलब मेन जो बेस है वो क्या है हमारे मॉरल जजमेंट का और हमारे द्वारा किए गए कर्मों का, कंडक्ट का। ऐसे समझो इस चीज़ को। ये तो हमने दो इश्यूज समझा दिए। मेटा एथिक्स स्टडी उस चीज़ की हो गई जो हमें बताती है कि कौन से एथिकल टर्म्स और थ्योरीज को एक्चुअली आपको रिफ़र करना है जब आप अपने डिसीजंस वगैरह ले रहे हो। ये बताती है कि भैया कौन सी जो थ्योरीज हैं वो जो है आपकी नॉर्मेटिव एथिक्स में आएंगी, तो हम कौन से जो है मॉरल कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करें, जैसे कि सही को, गलत को,
अच्छे को, बुरे को, अपने कर्मों को करने के टाइम पे। तो ये सारे जो मॉरल कॉन्सेप्ट्स हैं, इनका एक ऐसा तरीका, मतलब इन्हीं को यूज़ करा जाता है जब भी आप कोई भी मॉरल जजमेंट लेते हो तो, ठीक है। तो ये प्रॉपर क्या हो गया, ये एनालाइज करती है किसको, मॉरल, जो आपके एथिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको प्रॉपर समझती है, क्या मीनिंग होता है मॉरल लैंग्वेज का और मेटाफिजिक्स ऑफ मॉरल फैक्ट्स का। तो मेटा एथिक्स हमें समझाती है कि नेचुरल जो भी आपका नेचर क्या है, एथिकल प्रॉपर्टीज़ का इवैल्यूएशन का मतलब प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताएगी, उसका आप यूज़ कर सकते हो अपने आगे डिसीजंस में। तो ये किससे डील कर रही है, अब शॉर्ट में समझो, ये किससे डील कर रही है, डील करती है कुछ सवालों से। जैसे कि आप सोचते हो ना कि भैया क्या है मतलब मॉरल टर्म्स का, जजमेंट का, क्या मीनिंग है मॉरल टर्म्स या जजमेंट्स की, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मॉरल जजमेंट्स, उसके अलावा किस तरीके से, हाउ मे मॉरल जजमेंट्स बी सपोर्टेड या डिफेंडेड, ये सारी की सारी जो है मेटा एथिक्स के अंदर चीज़ें आ जाती हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो मुझे बस सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, आपका एक लाइक चाहिए और आपका एक सब्सक्राइब चाहिए। तो शॉर्ट में हम इसको समझ लें, थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लें कि मेटा एथिक्स ये ऐसी ब्रांच ऑफ एनालिटिकल फिलॉसफी है जो स्टडी करती है नेचर ऑफ मॉडर्न थॉट और लैंग्वेज को। ये समझती है किस तरीके से भाई फाउंडेशन, स्कोप, स्टेटस रहा मॉरल वैल्यूज़ का, वर्ड्स का, प्रॉपर्टीज़ का। और मेटा एथिक्स ये कंसर्न है विद मोरालिटी इज़ रैदर देन व्हाट इज़ मॉरल। तो ये आप नॉर्मेटिव एथिक्स से कैसे अलग है ये मैंने बताया, क्योंकि नॉर्मेटिव एथिक्स का फोकस कहाँ होता है कि क्या मॉरलिटी कहती है बिहेवियर और कैरेक्टर को लेके। लेकिन मेटा एथिक्स एक सवाल ये पूछती है कि क्या गुडनेस है, अच्छाई क्या है, किस तरीके से हम ये बता सकते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मेटा एथिक्स के अंदर आ जाती हैं। चलो तीसरी बात करते हैं। तीसरा आ गई भाई अब अप्लाइड एथिक्स। अब अप्लाइड एथिक्स क्या है भाई, देखो अप्लाइड एथिक्स एक ऐसी ब्रांच ऑफ एथिक्स हो गई जिसके अंदर आप प्रॉपर ये जानोगे कि प्रॉपर एक पर्टिकुलर एक कंट्रोवर्शियल मॉरल इश्यूज को समझती है। जैसे कि अबॉर्शन, एनिमल राइट्स, यूथनेशिया, जिसे हम और गौर से आगे समझेंगे। तो इससे क्या होता है, इससे हमें ये मदद मिलती है जानने में। इसमें देखो बेसिकली क्या है, ये हेल्प करती है अपनी नॉलेज जो मॉरल प्रिंसिपल्स का है उनका यूज़ करो आज के प्रेजेंट एथिकल डिलेमास को, अपनी जो गफलतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको डील करने के लिए। अब यहाँ पे कुछ इश्यूज़ हैं जो आजकल की लाइफस्टाइल मॉडर्न जैसे जैसे होती जा रही है उसको लेके सामने आने लगे हैं। तो उन इश्यूज़ को क्या सही माना जाए या गलत माना जाए, तो उसको डील कर सकते हो आप यहाँ पे अपने ज्ञान का, मॉरल प्रिंसिपल्स का यूज़ करके। तो ये सब आता है अप्लाइड एथिक्स में। तो कुछ चीज़ें जिनसे ये डील करती है, जैसे कि कुछ सवाल मन में उठते हैं कि क्या अबॉर्शन करना इमोरल है। अब देखिए इमोरल, मॉरल और इमोरल के बारे में मैंने आपको लास्ट में बता रखा है लेक्चर्स में, तो ये सब आप पढ़ते हुए आएंगे तो आपको इजी रहेगा, ठीक है। तो आपके मन में कुछ सवाल उठे कि भाई क्या अबॉर्शन करना इमोरल है, क्या यूथनेशिया इमोरल है, क्या भाई जो है ह्यूमन राइट्स क्या हैं, किस तरीके से हम इन्हें जानेंगे, क्या एनिमल के पास भी राइट्स होते हैं, क्या व्यक्ति जो है अपने आप को समझे तो क्या समझे। तो दो फीचर्स जो ज़रूरी हैं किसी इशू को अगर आप अप्लाइड एथिकल इश्यूज समझो, ठीक है, अप्लाइड एथिकल इश्यूज़ के अंदर अगर आप डालोगे तो पहली चीज़ तो ये कि जो इशू है वो कंट्रोवर्शियल होना चाहिए, इस सेंस में कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर ग्रुप है लोगों का जो उसे सही मानता हो और कुछ लोग हों जो गलत मानते हो। जैसे अबॉर्शन को कुछ लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है भैया, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं गलत बात है। तो ऐसा कोई इशू होना चाहिए जो या कुछ लोग सही मानते हो, कुछ लोग गलत मानते हो। तो ये चीज़ समझिएगा कि पहली चीज़ तो इशू कंट्रोवर्शियल हो और उसमें कुछ लोग इन्वॉल्व हो, यानी कि परिवार के दो लोग लड़ रहे हैं। और दूसरी बात, तब आप अप्लाइड एथिक्स वहाँ पे मानोगे जब जो इशू है जिसे आप अप्लाइड एथिकल इशू मान रहे हो ये मॉरल इश्यूज से अलग होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सोशल कंट्रोवर्सी ना हो फालतू की, बल्कि मॉरल इशू से यहाँ पे
मतलब एक मॉरल इशू हो पर्टिकुलर, ये एक समाज के हिसाब से देखा जाए तो सही या गलत की चॉइस हो। ये नहीं कि एक समाज में खाली कोई बवाल उठा है जिसमें कुछ लोग कह रहे हैं सही हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं गलत हुआ, ऐसा नहीं है। एक वाकई ऐसा सामाजिक इशू हो जिसमें कुछ सही या गलत की एक भावना उसके अंदर हो। तो एथिकल इश्यूज जो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, हाउ एंड व्हेन स्टार्ट्स, ये सब बायो एथिक्स के अंदर आते हैं, जो हम बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में देखते हैं, ठीक है। और ये बायोलॉजिकल जो इंक्लूड करे जाते हैं बायो एथिक्स के अंदर, ये आते हैं अंडर द अप्लाइड एथिक्स। तो अब एक आपने टॉपिक नया सुन लिया होगा, बायो एथिक्स। अब इसके अंदर बायो एथिक्स की जब बात आएगी तो हम बायो एथिक्स को समझते हैं कि क्या होता है। इसको ऐसे समझिए कि बायो एथिक्स स्टडी है एथिकल इश्यूज़ की जो इमर्ज होके आते हैं बायोलॉजी की एडवांसेस के चलते, मेडिसिन के एडवांसेस के चलते। तो अब इसको इस तरीके से लिया जाए तो इसको ये उन इश्यूज़ के दिक्कतों से डील करता है विद द बायोलॉजिकल इश्यूज एंड फैक्ट जो हमसे या हमारे क्लोज रिलेटिव से रिलेटेड हैं। फॉर एग्जांपल ऑलमोस्ट एनी, कोई भी नॉन ह्यूमन एनिमल दैट इज सेंटिएंट। अब इसको डिवाइड करते हैं हम 3 पार्ट्स में, बहुत ईजी है, समझिएगा। पहला होता है जिसे हम कहते हैं बिगिनिंग ऑफ लाइफ इश्यूज, जैसे कि अबॉर्शन। अब अबॉर्शन क्या है? अबॉर्शन तो अभी ज़िंदगी शुरू भी नहीं हुई है ना, इंसान के बाहर नहीं आया है ना, तो ये बिगिनिंग ऑफ लाइफ इश्यूज़ के अंदर आया। दूसरे नंबर पे आता है एंड ऑफ लाइफ इश्यूज़। फॉर एग्जांपल यूथनेशिया। अब व्यक्ति है, वो बीमार है, कोमा में है, अब उसको जो है दवाई दे के मार दिया जाए या ना मारा जाए, तो ये एंड ऑफ लाइफ इश्यूज़ में आ गया। तो यहाँ पे हमने इस चीज़ को समझा। और फाइनली तीसरा होता है एथिकल कंसर्न, जिनमें मेडिकल रिसर्च जो है वो इन्वॉल्व करती है, एज वेल एज अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकल केयर इन्वॉल्व करती है। हम तीनों को ही बहुत अच्छे से समझेंगे, डिटेल से, आपको बिल्कुल मज़ा भी आएगा और आपको सब कुछ समझ में भी आएगा। आइए शुरुआत करेंगे सबसे पहले बिगिनिंग ऑफ लाइफ इश्यूज़ से, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ लाइफ इश्यूज़ से बहुत ईजी है और समझिएगा। अब लाइफ इश्यूज़ की शुरुआत हो रही है। कुछ इश्यूज़ जैसे कि अबॉर्शन, स्टेम सेल रिसर्च, स्टेम सेल प्रोक्योरमेंट एंड रिसर्च। अब स्टेम सेल्स क्या होते हैं वो सब मैं बताऊंगी। क्लोनिंग, तो ये सब चीज़ें दिक्कतें वाली हैं। और हर सारे जो बड़े बड़े इश्यूज़ हैं उनको आप देखोगे कि रिसर्च फील्ड में देखने को एक दूसरे से मिलते जुलते ही मिल रहे हैं। शुरुआत हम अबॉर्शन से करते हैं। तो लाइफ इश्यूज़ की शुरुआत मतलब बिगिनिंग ऑफ लाइफ इश्यूज़ है और अबॉर्शन इसमें सबसे बड़ा रोल करता है। इसको गौर से समझिएगा। अबॉर्शन होता क्या है पहले ये समझिए। जब कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से अपने फीटस को, जो उसके यूट्रस में है अभी, उसको जो है अपने वोम के अंदर, ठीक है, कोक के अंदर मदर की मतलब सोच समझ के, जान के, अच्छे से हटवा देता है, ठीक है, किसी भी तरीके से, तो इसको हम कहते हैं अबॉर्शन। हाँ, हालांकि अलग अलग कंट्रीज़ में देखा जाए, जैसे इसमें इंडिया का भी नाम है, इसमें अबॉर्शन एक लीगल चीज़ है कि हाँ आप कर सकते हो। और कब? लेकिन हमेशा नहीं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब जब आप प्रेग्नेंट हुए शुरुआती 3 महीनों तक आप अबॉर्ट करा सकते हो। और हर एक व्यक्ति ये बात जानता है कि इसमें आप जान समझ के अपने ही उस बच्चे की लाइफ को जो है ख़त्म कर रहे हो, जो माँ की कोख के अंदर है, जो वो कुछ कर नहीं सकता अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए। और वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए ये एक एथिकल इश्यूज़ माना जा रहा है, क्योंकि वो ऐसा बच्चा है तो जान ही ना, जान आप ख़त्म कर रहे हो। वो अपने आप, वो एक तरीके से हेल्पलेस है, वो कुछ कर नहीं सकता, तो आपने उसको मार दिया अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। हालांकि जो अबॉर्शन है इसको एक मॉरल इशू के तौर पे देखा जाता है और चैलेंज भी देखा जाता है टू अ ह्यूमन सर्वाइवल इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। बट ये हमें समझने की बहुत ज़रूरत है कि ज़्यादातर अबॉर्शन इधर एशियन कंट्रीज़ में देखने को मिलते हैं, अलग अलग रीजन से। बहुत वजहें हैं, लोग अबॉर्शन करा लेते हैं, ठीक है, ये बिना जाने कि क्या, कब, किस तरह से अबॉर्शन होगा, किस तरीके से एक व्यक्ति पे उसका जीवन में इम्पैक्ट पड़ेगा, उसकी फैमिली पे, सोसाइटी पे। बस लोग अपने भाई पैसा ने की वजह होती है, कभी कभी सोचते नहीं चाहिए या हो गया या अनवांटेड है, तो किसी भी वजह से जो है अबॉर्ट करा देते हैं। अब देखिए मॉरल इश्यूज़ जो आप अबॉर्शन के अंदर देखोगे, वो देखोगे कि बच्चा जो है वो देखा जाए तो वो क्या करे, है ना भाई, वो अपनी लीगल प्रोटेक्शन कर नहीं सकता, उसका राइट है, ये अपने आप को बचा नहीं सकता। अब आप कहेंगे राइट है, लेफ्ट है, क्या बोले चली जा रही हैं भाई आप? कोई
अनबॉर्न चाइल्ड है, अभी बच्चा पैदा ही नहीं हुआ है, तो उसका क्या राइट होता है, ज़रा एक्सप्लेन करिए, क्या उसके हक हैं, अभी वो अनबॉर्न है तब भी। तो यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड ये कहता है कि कोई भी बच्चा किसी भी वजह से अपने फिजिकल और मेंटल इमेच्योरिटी में हो अगर, तो उसको कुछ स्पेशल सेफगार्ड्स प्रोवाइड करे जाएंगे, केयर दी जाएगी, और उसमें लीगल प्रोटेक्शन भी आता है, ठीक है ना, बिफोर एज वेल एज आफ्टर दी बर्थ, मतलब उसके जन्म से पहले भी ये सब उसको मिलेगा और जन्म के बाद भी मिलेगा। अब देखिए, एक एंटी अबॉर्शनिस्ट, खासकर क्रिश्चियन कंजर्वेटिव्स जो हैं, इन जनरल जो क्रिएशनिस्ट हैं, जो ये मानना है कि भैया एक इंटेलिजेंट, मतलब एक ऊपर वाला है, इंटेलिजेंट डिज़ाइनर है जो ह्यूमन लाइफ को बनाता है, उनका ये कहना है कि साइंस ने बहुत सारे रीजंस को रखा है, इस बात में डाउट है कि ह्यूमन लाइफ की शुरुआत जो है वो फर्टिलाइजेशन से ही हो जाती है, ठीक है, इवन बिफोर दैट इट इज़ अ डिवाइन, है ना। तो वो कह रहे हैं, मतलब यहाँ पे कंट्रोवर्सी समझिए कि भैया ऊपर वाले ने यहाँ दिया है, हम कहते हैं कि भैया ऊपर से बच्चा बना के और तब माँ की कोख में डाल दिया, हमने कहा इस तरीके से, साइंस ने कहा कि भाई जब हम पेट में आया और अभी छोटा सा ही है, फर्टिलाइज हुआ, ये हुआ वो, तब जान आई। तो यहाँ पे देखिए, जो फीटस है माँ की कोख के अंदर, वो शुरुआत से इसकी खुद की लाइफ है, टोटली एक नया एक मनुष्य है, न्यू ह्यूमन बीइंग है, एक नया पर्सन है, इसका खुद का एक सबसे डिफरेंट जेनेटिक कोड है, ठीक है ना, अपने पेरेंट्स से भी अलग है। तो जो नई लाइफ है कंप्लीटली यहाँ पे फर्टिलाइजेशन से शुरू हो गई, और सिर्फ वो बड़ा नहीं हुआ है, उसकी ग्रोथ होना बस बाकी है। और अबॉर्शन आपने करा लिया तो इससे क्या हुआ कि आपने ऑलरेडी जो ज़िंदगी थी, लाइफ थी जो छोटी थी, बढ़ रही थी, उसको आपने ख़त्म कर दिया। तो ये इलीगल इशू या एक एथिकल इशू माना जाता है। समझ आई बात अब आपको अबॉर्शन को डिटेल से। दूसरी बात आती है स्टेम सेल रिसर्च की। अब इसको गौर से समझिएगा ये क्या है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्यों? क्योंकि देखिए सब कुछ जो हमारी सारी ऑर्गन शरीर के अंदर बनती हैं साथियों, वो स्टेम सेल से ही बनती हैं। ये बात समझ में आई आपको? और बाद में ये दिक्कत जो है कोई भी अगर होती है, तो अगर आपका स्टेम सेल सेव करके रखा गया है तो उससे आपको कैंसर तक की बीमारी से यहाँ पे इजाद मिल सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिसर्च है, क्योंकि डेवलपमेंट ऑर्गन्स का, टिश्यूज़ का सब यहाँ पे देखती है दैट कैन बी यूज टू रिप्लेस दोज दैट आर डिजीज़ फॉर दोज सफरिंग फ्रॉम सर्टन मेडिकल कंडीशन, जैसे मैंने आपको बताया। इन थ्योरी अगर देखें तो पूरा आपका कार्डियक सिस्टम जनरेट होता है, बनता है स्टेम सेल से, एज वेल एज through all the research required on stem cells in order to eventually produce successful organ system। तो अलग अलग तरीके के रूट्स हैं स्टेम सेल लाइंस को लेके, जिसे आप स्टेम सेल को अपने पास प्रिक्योर कर लो, बचा लो शुरुआत में ही, तो अब उससे आपको आगे कोई बीमारी जो होगी तो उसका सलूशन निकल आएगा, है ना। लेकिन अब बात क्या आती है कि इतनी बढ़िया बात आप कर रहे हो, तो करते करते अचानक से भैया ये चीज़ कंट्रोवर्शियल कैसे हो रही है? क्योंकि कंट्रोवर्शियल हो रही है, बाद में औरों से चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं, है ना। और साइंस की फील्ड में कंट्रोवर्शियल है कि अलग अलग तरीका होता है जिस तरीके से इन चीज़ों को प्रिक्योर करा जाता है ना। यहीं पे ये चीज़ें जो हैं वो कंट्रोवर्शियल हो जाती हैं। अब एक बात आती है ह्यूमन क्लोनिंग और डिज़ाइनर बेबीज़ की। ये क्या चीज़ है मैम, डिज़ाइनर बेबीज़? देखो सिंपल सी बात, डिज़ाइनर बेबी क्या होते हैं पहले आपको ये बता दूं। या आप कह लो ऐसा बच्चा जिनका जेनेटिक मेकअप आर्टिफिशियली सेलेक्ट करा गया हो जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से, इन कंबाइंड इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन, ताकि कुछ चीज़ें का जीन्स या कैरेक्टर प्रेजेंट हो। अब इसको समझाने के माध्यम से अगर मैं आपको बताऊं तो एक तो हो गया नेचुरल प्रोसेस, जिसमें प्रॉपर मियाँ बीवी मिले, एक नॉर्मल बच्चा हुआ नॉर्मल तरीके से। एक ये हुआ कि जब आपने IVF वगैरह के माध्यम से और टेक्निकों के माध्यम से कुछ उसी के अंदर कुछ जेनेटिक चीज़ें डाली, मानो कि कुछ ऐसे व्यक्ति के जीन्स आपने इसमें जो है शुरुआत में ही पैदा होने से पहले आपने उसमें कहा कि मेरी भाई ब्लू आइज़ जिसकी हैं उसकी कुछ चीज़ें इसमें आ जाएं, ठीक है। तो आपने इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से इस चीज़ को इन्वॉल्व करा, या कोई व्यक्ति अच्छा सिंगर है तो, या जो भी चीज़ें हैं आपने उसमें। अब इससे क्या होगा, इससे ये बच्चा और बच्चों से डिफरेंट पैदा होगा,
इसके अंदर वो टैलेंटेड होगा जो एक बहुत ही हाई किसी मतलब कोई डिफरेंट जो है क्वालिटी वाले पर्सन के अंदर हो। तो ये और बच्चों की इसमें क्या गलती कि वो डिज़ाइनर बेबी नहीं बन पाए, उनके माँ बाप ने नहीं बनाया, तो ये एक गलत है समाज के लिए, है ना। तो हमें रोकना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा कि क्या मॉरल या एथिकल चीज़ रोक होनी चाहिए, है ना। अगर हम बच्चे के जीन्स पे कुछ अप्लाई कर रहे हैं तो उसके कैरेक्टर्स को आप इस तरीके से नहीं बदल सकते। तो अब इसके लिए क्या है कि भाई बाकी बच्चे भी तो हैं, वो तो पीछे रह जाएंगे इस बच्चे के चक्कर में। ये आपने स्टार्टिंग में इसमें कुछ गड़बड़ सड़बड़ करवा दिया है, बच्चा एकदम हीरो बन गया है, तो ये गलत चीज़ है। तो जब हम किसी भी चीज़ को यहाँ काम करें तो इसके लिए हम कुछ सवाल पूछें कि किस तरीके से डिज़ाइनर बेबी बनते हैं, क्या कोई मॉरल या एथिकल डिफरेंस होता है कि हम इस तरीके से जेनेटिक टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे ताकि डिजीज़ ना हो, आगे रोग ना हो, ह्यूमन कैपेसिटी बढ़ सके। तीसरी बात ये सवाल पूछेंगे कि क्या हम ह्यूमैनिटी को आगे कोई परेशानी तो नहीं पहुंचा रहे हैं इस जेनेटिक इन्हांसमेंट के माध्यम से। चौथा कि क्या अफेक्ट हमारी जेनेटिक मॉडिफिकेशन पे पड़ेगा, है ना, सोसाइटी के ऊपर। तो अगर हम ये कुछ बदलाव लाएंगे बच्चों के अंदर तो सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो काफ़ी सवाल इसको पूछने के जो है वजहें हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें आप समझे कि क्या मैंने कहा क्या नहीं कहा। अब कुछ चीज़ें आती हैं एंड ऑफ लाइफ इश्यूज़ के अंदर साथियों। अब बिगनिंग मतलब जब बच्चा पैदा हो रहा है उस टाइम की सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। अब एंड में आती हैं कुछ कंसर्न जैसे यूथनेशिया के या फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड के। तो यहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं जो ज़रूरी होती हैं कुछ इश्यूज़ को डील करने में एंड ऑफ लाइफ के। फॉर एग्ज़ाम्पल कि भैया जब हम चाहें कि यूथनेशिया देना है या भाई फिजिशियन ने कहा कि इनकी लाइफ नहीं है, तड़प के रहेंगे, इससे अच्छा हम आपको कुछ मेडिकल चीज़ें देते हैं जिससे इनकी लाइफ अभी ख़त्म हो जाए और भाई ये भी तड़पने से बचें और आप भी परेशान ना हो। तो अब ऐसे टाइम पे इश्यूज़ कहाँ आते हैं, इश्यूज़ ये आते हैं भैया कौन वजह मतलब कौन अपनी मर्ज़ी देगा, कौन कंसेंट देगा कि हाँ ठीक है आप ये इनका ख़त्म कर दो, क्योंकि जो व्यक्ति लेटा है वो अपनी जो है राइट टू लाइफ है उसके पास, तो कौन इसके अप्रूवल देगा कि हाँ ठीक है आप इनको जो है वो ख़त्म कर दो, है ना। अच्छा क्या चीज़ें हो रही हैं कि भाई लिविंग विल्स में भाई व्यक्ति मान लो चाहता है जीना, आपने उसको फर्जी ख़त्म कर दिया। या DNR कि डू नॉट रिसोसिएट और या ऑर्डर्स वगैरह, कौन मतलब क्या देगा, ये सब चीज़ों को समझेंगे। तो इसलिए इसके लिए हमें समझने की ज़रूरत है कि सबसे पहले यूथनेशिया होता क्या है, इस चीज़ को समझिए। देखिए यूथनेशिया उस कैटेगरी में आता है कि मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऐसा समझिए। ये ज़रूरी है कि दैट नॉट ओनली इन बायोएथिक्स बट इन एवरी फील्ड दिस इश्यूज़ टेकन अप। सिर्फ बायोएथिक्स में ही नहीं बल्कि कई सारी और फील्ड में इस इश्यूज़ को सामने लाया गया है, क्योंकि इससे फैमिली जुड़ी है और फैमिली बेसिक यूनिट है किसी भी समाज का, किसी भी सोसाइटी का। ठीक है ना, इतनी बात समझे। अब देखिए पहले डिसीजन आपने लिए, कुछ मॉडर्न टेक्निक के माध्यम से चीज़ों में बदलाव लाए, तो इसको हमें कैसे समझना होगा, कैसे जानना होगा, ये जाना जाता है। अब देखिए कुछ चीज़ें होती हैं, ये होता है सही, एक ऐसे समझिएगा, एक हम कहते हैं हम ये सही काम कर रहे हैं और एक हम कहते हैं ये गलत काम कर रहे हैं। लेकिन यूथनेशिया एक ऐसी फील्ड में आता है जो एक ग्रे फील्ड्स है, मतलब कि ऐसे समझो सही काम करा तो एकदम सफ़ेद है, गलत काम करा तो एकदम काला है। लेकिन कुछ ऐसे एरिया जो ग्रे है, ना पूरी तरह से सफ़ेद है ना तो पूरी तरह से काले हैं। यूथनेशिया उन्हीं चीज़ों में आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे इसको समझो कि जहाँ पे पेशेंट मान लो मर रहा है बिल्कुल, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि मुझे आप जो है कुछ खिला के मार दो, वो चाहता है ज़िंदा रहना, वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी पलों को एंजॉय करना चाहता है अपने आसपास के अपने प्यारे लोगों के साथ। हाँ, बहुत सारे लोग जो हैं वो उनका कोई नहीं होता है ना, और उनका कोई भी नहीं होता कि भाई उनको कोई प्यार करे, है ना, और उनको कोई ज़रूरत भी नहीं होती उनको कोई प्यार करे। तो यहाँ पे ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम अपना भाई साइन करके जा रहे हैं लिव इन विल को, है ना, और भाई हम अब मरना चाहते हैं पूरी तरीके से। अब यूथनेशिया को लेके क्या डिबेट है उसको हम समझते हैं। देखिए एक बड़ा कंसर्न है, इतिहास से इसमें डिबेट्स चली आ रही हैं। और यूथनेशिया ओपोनेंट है जो यूथनेशिया को लेके थोड़ा सा अगेंस्ट है, उनका नाम है एजिकियल इमैनुअल, एक अमेरिकन बायोएथिस्ट है ये। उनका कहना है कि जो यूथनेशिया के सपोर्ट में है वो मोस्टली 4 बातें कहते हैं।
वो बात ये कहते हैं, जो यूथनेशिया के सपोर्ट में लोग होते हैं, उनका ये कहना होता है कि भाई पहली बात तो ये कि लोगों के पास खुद को समझने और सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट होता है, एंड इसलिए हमें क्या करना चाहिए, दस शुड बी अलाउड, उनको अलाउ करना चाहिए कि अपने खुद की फेट को चूज़ करें। दूसरा, उनका ये कहना है कि भैया कोई सब्जेक्ट है, जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस में वो कुछ कर नहीं पाए तो उनको सब्जेक्ट कहने लग गए थे ना, तो भाई उनके डॉक्टर्स की लैंग्वेज में ऐसे व्यक्ति को सब्जेक्ट कहा जाता है। तो भाई असिस्ट करना सब्जेक्ट को कि आप भैया मरी जाओ वही बेहतर होगा कंपैरेटिवली कि आप झेल रहे हो, सफ़र कर रहे हो अपनी लाइफ में। तीसरा, जो लोग इसके सपोर्ट में, उनका ये कहना है कि जो पैसिव यूथनेशिया और एक्टिव यूथनेशिया में डिफरेंस है, अब ये दोनों क्या चीज़ें होती हैं पैसिव और एक्टिव, वो मैं आपको भी समझाती हूँ। पैसिव यूथनेशिया बहुत जगह पे अलाउ करा गया है, ठीक है, एक्टिव नहीं किया गया है। तो इनका ये कहना है कि जो पैसिव और एक्टिव यूथनेशिया में डिफरेंस है वो सब्जेक्टिव नहीं है ना, मतलब कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि हाँ यही सिद्धांत है, ऐसे ये होना है, वैसे वो होना है, यही सही है, यही गलत है ना। और चौथी बात ये कि अगर यूथनेशिया को आपने परमिशन दे दी तो इससे ये नहीं है कि ज़बरदस्ती यहाँ कुछ गलती होगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जैसे नीदरलैंड्स, बेल्जियम, कुछ ऐसी स्टेट्स हैं, ओरेगन जैसी, जहाँ पे यूथनेशिया लीगल है लेकिन कुछ खास प्रॉब्लमेटिक नहीं है। तो ये सब तो हो गए वो लोग इनके हिसाब से जो यूथनेशिया का साथ देते हैं। लेकिन यही मैनुअल ये कहते हैं कि भाई हम भी तो 4 ऐसे आर्गुमेंट आपके सामने रखेंगे जिससे ये साबित होगा कि यूथनेशिया गलत है और मैं इसके ऑपोजिट हूँ। पहला ये कि सारी डेथ पेनफुल नहीं होती, आप सबको ये नहीं कह सकते कि सफ़र करने से अच्छा है मर जाओ, सफ़र करने से अच्छा है मर जाओ, हर मौत में दर्द नहीं होता। दूसरा कि कुछ और भी ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं, आप उसको बढ़िया एक्टिव ट्रीटमेंट दो, उसके साथ अच्छा पेन रिलीफ दो, तो उससे क्या पता वो बचा रहे। तीसरा कि जो एक्टिव और पैसिव यूथनेशिया में डिफरेंस है ये मॉरली सिग्निफिकेंट है। एक व्यक्ति जिसको आप सट से दे के तुरंत एक इंजेक्शन लगा के मारे दे रहे हो, और एक ऐसा व्यक्ति जिसको आप भाई आपने लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पे रख रखा है, अब वो क्या हो रहा है कि भाई बस उसी की वजह से ही वो जिंदा है, तो आपने वो हटा दिया, वो ख़त्म हो गया, तो ये तो अलग चीज़ हो गई ना। और चौथा इन्होंने कहा कि अगर हम यूथनेशिया को लीगलाइज कर दिया जाएगा तो सोसाइटी ना नीचे की तरफ ही गिरेगी और ऐसे अनएक्सेप्टेबल कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे कि आप समझ ही नहीं पाओगे। बल्कि इनफैक्ट इन्होंने ये कहा कि जो ओरेगन स्टेट का आप एग्जाम्पल दे रहे हो, वहाँ पे भी 2013 में पेन बहुत, मतलब शुरू के 5 रीजन जो थे यूथनेशिया को लेने के, कि लोगों ने यूथनेशिया लिया तो वो दर्द के मारे नहीं लिए थे कि वो बेचारे बीमार थे और दर्द में थे, बल्कि वजहें क्या थी कि भैया किसी की आत्मसम्मान, इज्जत वगैरह को झटका लगा, लॉस ऑफ डिग्निटी, उन्होंने ले लिया यूथनेशिया। ये था कि हम दूसरे पे बहुत बर्डन ना पड़ जाएं, बूढ़े हो गए हैं, कोई भी वजह है, हम बीमार हैं तो हमको यूथनेशिया दे दो, तो ये सब वजहें हुई थी। खैर, अब आपको मतलब होना चाहिए कि यूथनेशिया इंडिया में क्या है। तो भाई बात ऐसी है कि पैसिव यूथनेशिया इंडिया के अंदर लीगल है। 2011 में मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने इसे लीगल करार कर दिया था, क्योंकि ये कहा कि अगर मानो पेशेंट जो ऐसे परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में है, मतलब मान लो कोमा वगैरह में है कोई पेशेंट और वो लाइफ सपोर्ट से जी रहा है, ठीक है, उसके ऊपर वही सब लगा हुआ है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम से वो जिंदा है, तो भाई अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसको अगर तुम लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा दो तो जो है अगर उसकी डेथ हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ यहाँ इंडिया में लीगल है। डिसीजन किस बेसिस पे लिया गया था? लिया गया था, एक केस था जिसमें अरुणा शानबाग जो कि भाई परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में थी और उनकी ही लाइफ को लेके था, और जब तक 2015 में उनकी डेथ नहीं हो गई तो उसी को लेके एक केस था। अब आप को मैं, ये बहुत लंबी एक कहानी है, बहुत अच्छी लड़की हुआ करती थी लेकिन कुछ ऐसा उसके साथ हुआ, आगे आती है तो मैं आपको बताती हूँ उस कहानी को, तो जो है जिससे वो बेचारी इस हालत में पहुँच गई। तो बहरहाल इस बात को लेके सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में ये कहा। अब बात आती है सुसाइड की। सुसाइड की अगर हम बात करते हैं तो साथियों, सुसाइड क्या है? ये जब कोई इंसान अपनी मर्जी से जानबूझ के अपनी खुद की जान ले ले, तो ये क्यों लिया जाता है?
भाई देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, हो सकता है डिप्रेशन में चल रहा हो, बाइपोलर डिसऑर्डर हो, या फिर शाइज़ोफ्रेनिया, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, अल्कोहलिज्म हो, ड्रग अब्यूज़ हो, या स्ट्रेस हो, जैसे कि फाइनेंशियली बहुत दिक्कत आ रही हो, किसी ट्रबल में हो, इंटरपर्सनल आपस के रिलेशनशिप में कोई दिक्कत हो, या उसको बहुत ज़्यादा बुली कर दिया गया हो, परेशान कर दिया गया हो। ये सारी वजहें हो सकती हैं किसी व्यक्ति के सुसाइड करने की। अब बहुत सारे सवाल उठते हैं सोसाइटी के अंदर फिलॉसफी ऑफ सुसाइड को लेके, जिसमें ये आता है कि सुसाइड क्या सही चीज़ है या गलत चीज़ है, कि भाई इंसान ने कहा अरे हम अपने से डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है, सही है, गलत है, मॉरल है या अनएक्सेप्टेबल है किसी सर्कमस्टेंसेस के अंदर। सुसाइड क्या हमारा खुद का हक है कि हम ले सकते हैं अपनी जान, हमारी जान है, हमसे मतलब सोच समझ के हम इस डिसीजन पे आए हैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने को लेके, चाहे हम यंग हैं चाहे हम हेल्दी हैं, तो चाहे जो भी हो ये बात आवाज़ उठाती है कि क्या ये सही चीज़ है या गलत। अब लेकिन ये तो लोग कहने लगे कि भाई हमारी मर्जी, हमारी जान, आपसे क्या मतलब। लेकिन जो सुसाइड के ऑपोजिट हैं, जैसे कि क्रिश्चियन फिलोसफर्स ऑगस्टीन ऑफ हिप्पो, थॉमस एक्विनस, इमैनुअल कैंट वगैरह, वो इसके अगेंस्ट हैं। बल्कि बाकी सारे जो है देखते हैं कि भाई हमारी पर्सनल चॉइस है ये सुसाइड करना। तो सपोर्टर्स जो इस पोजीशन के हैं वो ये कहते हैं कि भैया आप किसी व्यक्ति को ज़बरदस्ती फोर्स नहीं कर सकते कि वो जीना नहीं चाहता उसको ज़बरदस्ती जिया रहे हो। खासकर ऐसे मान लीजिए कि किसी को बहुत ऐसा डिजीज़ है जो जिसका कोई इलाज नहीं, या मेंटल इलनेस है, बुढ़ापा है और उससे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता आगे, तो ऐसा आदमी भाई मर जाए, अपनी मर्ज़ी से मर रहा है। बल्कि उनका ये कहना है कि हम इस बात को नहीं मानते कि जो सोसाइटी वो हमेशा इर्रेशनल होती है। कहते हैं कि भैया हम आखिरी एकदम मतलब एक आखिरी ही मेरे पास तरीका बचा था कि हम इस दर्द से, ट्रॉमा से बाहर आ सकते हैं, है ना। तो सबका अपना अपना कहना है इस सुसाइड को लेके। कुछ सपोर्टर्स भी हैं स्कूल ऑफ थॉट के, जिसमें स्कॉटिश एम्पिरिसिस्ट डेविड ह्यूमे आते हैं, अमेरिकन बायोएथिस्ट जैकब अपेल वगैरह आते हैं। अब बात आती है कि मैम इंडिया के अंदर क्या सुसाइड क्या है, लीगल है, इलीगल है, क्या हम सुसाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 में आया था, और इस एक्ट के हिसाब से जो ये होम मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किया था, इसके हिसाब से सबसे पहली बात मैनर ऑफ ट्रीटमेंट, मतलब हर एक व्यक्ति के पास ये हक है कि इसको यहाँ पे ट्रीट करा जाए फॉर मेंटल इलनेस, अगर मान लीजिए उसको कोई मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है। एक व्यक्ति जो है ऐसा पर्सन होगा जो डिसीजन लेगा उसके बिहाफ पे, जो व्यक्ति मान लीजिए एक व्यक्ति है वो मेंटली इल है, तो एक दूसरा व्यक्ति जो होगा जो उसके बिहाफ पे डिसीजन लेगा, ठीक है ना, उसके ट्रीटमेंट के लिए बिहेवियर लेगा, उसका एडमिशन कराएगा हॉस्पिटल वगैरह में, मतलब इसको इलाज पूरा मिलना चाहिए। दूसरा ये एक्ट कहता है कि पब्लिक हेल्थ केयर का एक्सेस, ये एक्ट कहता है कि हर एक व्यक्ति के पास हक है कि वो हेल्थ केयर जो है प्रॉपर पा सके, ट्रीटमेंट मिल सके उसे सरकारी अस्पतालों से। ये जो हक है, वो जो राइट मिला है, इसमें यह है कि सस्ता, एक अच्छी क्वालिटी का, आसानी से सर्विसेज मिल जाएं, जैसे कि मिनिमम मेंटल हेल्थ सर्विसेज मिले हर एक डिस्ट्रिक्ट में। लोग जिनमें मेंटल इलनेस है उनके पास भी राइट है कि वो इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट रखें, प्रोटेक्शन रखें, इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट से बुरी तरीके से उनके साथ व्यवहार ना करा जाए। तीसरा ये एक्ट कहता है कि सुसाइड डीक्रिमिनलाइज, मतलब सुसाइड को जो है सुसाइड करना ये अब क्राइम नहीं होगा इंडिया के अंदर। यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक नहीं दिए जाएंगे मेंटली इल बच्चों को, और कोई भी चीज़ जो सेक्शन 309 में है आईपीसी एक्ट के, ठीक है, इंडियन पिनल कोड के, किसी भी व्यक्ति जो सुसाइड करने की कोशिश करता है ना, अब प्रोवाइडेड ये मतलब ये कोड ये कहता है कि एनी पर्सन हु अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड शैल बी प्रिज्यूम्ड अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज टू हैव सीवियर स्ट्रेस एंड शैल नॉट बी ट्राइड एंड पनिश्ड अंडर द सेड कोड। ना कहते हैं कि मान लो बहुत दिक्कत है, बहुत स्ट्रेस में है, जो भी चीज़ें हैं, देखिए आप अगर ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहा है तो इसको कोई पनिशमेंट नहीं दी जाएगी।
अच्छा, तो इस बात को यहाँ ख़त्म करेंगे कि क्राइम नहीं है। उसके बाद इंश्योरेंस में चीज़ समझिएगा, ये एक्ट ये कहता है कि हर एक इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस दे मेंटली इल लोगों को सेम बेसिस पे, जैसे आप एक फिजिकल इलनेस के लिए इंश्योरेंस देते हो कि किसी की टांग आँख मुंह बीमारी कोई लगी तो आप इंश्योरेंस देते हो ना, वैसे आप मेंटली इल लोगों को भी दो ताकि वो भी इलाज करा सकें। तो जो नए ये लॉ था उनका उद्देश्य ये था कि हम जो मेंटली इल लोग हैं उनको भी इंक्लूड करें सोसाइटी में, कैसे ट्रीटमेंट वगैरह दे के, केयर प्रोवाइड करके, इस तरीके से कि लोग अपनी फैमिली के साथ ज़िंदगी जी सकें अच्छे से। हालांकि बहुत दिक्कतें हैं इसको इम्प्लीमेंट करने में, लेकिन इसे करा जाएगा, सही से करा जा ही रहा है। अब बात आती है यहाँ पे रिसर्च, पेशेंट्स, पॉपुलेशन एंड एक्सेस की। साथियों, हेल्थ केयर एक अच्छी मिले, एक अच्छी तरीके से इंसान उसका एक्सेस पा सके, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। एक अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम बहुत सारी चीज़ों पे बेस करता है। एक तो दवाइयाँ, मेडिसिन, और मेडिसिन लोगों तक पहुंच सकें, है ना। अब रिसर्च के अंदर क्या है, रिसर्च के अंदर एटलीस्ट कुछ एक्सटेंट तक अगर हम बताएं तो कुछ सब्जेक्ट्स का यूज़ होता है। भाई अभी बात बताओ कि लोग हैं, अब हमने कोई दवाई बनाई तो हम ह्यूमन बींग्स को भाई वो दवाई खिलाएंगे तभी तो पता चलेगा ना कि असर कर रही है कि नहीं कर रही है ना। अब यहीं पे दिक्कत आती है कि भाई तुम लोगों जिसको भी खिला रहे हो, दिक्कत अगर उसको हो गई तो इसके लिए कौन जिम्मेदार हो रहा है? क्योंकि अगर सही निकली दवाई तब तो पूरे समाज को जो है फ़ायदा पहुंच रहा है, लेकिन अगर गलत है तो इन पर्टिकुलर लोग जिनको आप दवाइयाँ खिला खिला के इन पर टेस्ट कर रहे हो, तो इन लोगों की ज़िंदगियाँ जो खतरे में जा रही हैं उसका कौन जिम्मेदार है? अब देखिए, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो रिस्की होते हैं कुछ रिसर्च से, और उन पे टेस्ट होता है, लेकिन वो दवाइयाँ जो बन रही हैं वो खा दूसरे लोग रहे हैं। आपको मैं इसको डिटेल से समझाती हूँ। अब इसमें समझिए कि दो तरह के कंसर्न आते हैं रिसर्च एथिक्स के अंदर। एक होता है रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल्स और दूसरा होता है बेनिफिशरीज ऑफ रिसर्च। गौर से समझिएगा, जब हम रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल्स की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि रैंडम बंदों को यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जा रहा है ना, उनकी कंडीशन के लिए, बट उनको पता ही नहीं है कि ये प्रॉमिसिंग ट्रीटमेंट पा तो रहे हैं बट सर्टिफाइड ट्रीटमेंट नहीं है ये। अब एक चीज़ समझिए, अगर आपको हम ये बता दें कि भाई हम आपको जो है ये चीज़ प्रदान कर रहे हैं, तो फिर ये जो रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल हो गया वो एथिकली करेक्ट लगता है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रॉमिसिंग ट्रीटमेंट दे रहे हैं, लाइफ सेविंग भी है वो, लेकिन स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट जो मिल रहा है कंट्रोल ग्रुप को वो इनएडिक्वेट है, अभी सर्टिफाइड नहीं है। तो अब बात क्या आती है कि ये आ जाता है फिर RCTs के अंदर। अब ये एक दूसरा जो बेनिफिशरीज ऑफ रिसर्च है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझिएगा। देखिए, इसका मोस्टली कहने का मतलब ये है कि एक बड़ी मात्रा जहाँ पे टेस्ट करे जा रहे हैं और दूसरी बड़ी मात्रा के लोग है ना, जहाँ पे वो टेस्ट द्वारा बनाई गई मेडिसिन को प्रोवाइड करा जा रहा है पास करने के बाद, तो ये चीज़ में जो है वो एक दिक्कत, एक एथिकल इश्यू का कारण बनता है। अब इसको समझो इसके इस तरीके से कि मान लो कोई कैसी दवाई बनाई जा रही है जिसमें HIV जो माँ से बच्चे तक पहुंचता है वो ना पहुंचेगा, रिवर्स रहेगा। अब इस मेडिसिन का टेस्ट होना है, टेस्ट कहाँ हो रहा है? अफ्रीका जैसी अंडर डेवलप्ड कंट्री में हो रहा है, ठीक है ना। तो जो लोग स्टडी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्रॉपर, वो यहाँ पे जो है उन पे क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, इसके लिए प्रॉपर जो है रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए। अब यहाँ पे हो रहा क्या है कि जब वो बन गई तो दवाई कहाँ पे प्रोवाइड करी गई? दवा दे दी गई US जैसी डेवलप्ड नेशन को, ठीक है ना। अब रिसर्च कंट्री में अगर अवेलेबिलिटी आप नहीं प्रदान कर सकते हो तो क्या ये चीज़ सही है कि पहले स्टडी या जो है क्या कहते हैं उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर जो है रिसर्च करना ज़रूरी है उन लोगों पे जहाँ पे रिसर्च करी है? आप वहाँ दवाई तो दे नहीं रहे हो, आप दवा दे रहे हो किसी दूसरे देश में जो अमीर देश है। तो एक गलत बात है, सवाल उठते हैं है ना कि भाई फार्मास्यूटिकल और मेडिकल सर्विसेज में लेके ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में ये सारे सवालों को देखा जाता है। नेक्स्ट बात आती है साथियों मिलिट्री एथिक्स के। अब ये क्या है?
ये है इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी, जिसके अंदर कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे कि कंडक्ट ऑफ वॉर। अब कंडक्ट ऑफ वॉर क्या है? इसमें ये आते हैं कि वो डिसीजंस कि किस तरह से और कब हमें मिलिट्री ऑपरेशंस में कूदना है ना, इन्वॉल्व होना है, इंगेज होना है। दूसरी चीज़, इश्यूज़ जो भी मॉरल साइकोलॉजी से रिलेटेड होते हैं। तीसरी बात, केयर करना उन लोगों की जो सर्व कर रहे हैं या जो मिलिट्री सर्विस से रिटायर्ड लोग हैं। चौथी बात, फोकस करना कोर वैल्यूज़ पे, मॉरल प्रिंसिपल्स पे, मेंबर्स के ऊपर जो मिलिट्री प्रोफेशन में है या प्रोफेशन ऑफ आर्म्स में है। तो ये सब चीज़ें आती हैं कंडक्ट ऑफ वॉर के अंदर। अब इस मिलिट्री एथिक्स के अंदर साथियों अलग अलग तरीके के सब एरियाज़ भी आते हैं, जैसे कि क्या मतलब व्हाट इफ़ एनी शुड बी द लॉज ऑफ वॉर, व्हाट इफ़ एनी शुड बी द लॉज ऑफ वॉर, क्या रहेंगे लॉज ऑफ वॉर, क्या रहेंगे जस्टिफिकेशन, क्या रहेगा अगर मिलिट्री फोर्स को आपने जो है आगे बढ़ाया है ना, इनिशिएट किया है। तीसरी बात, डिसीजंस क्या रहेंगे कि हु मे बी टारगेट इन द वॉरफेयर, क्या ये डिसीजंस कि भैया किसको टारगेट करेंगे हम वॉरफेयर के अंदर, डिसीजंस कि किस तरीके की वेपनरी यूज़ होगी, ठीक है, उनका क्या इफेक्ट पड़ेगा वेपनरी का, या स्टैंडर्ड्स क्या सिद्धांत रहेंगे हैंडल करने के लिए मिलिट्री प्रिजनर्स को या रिफ्यूजीज़ को जो ऐसी वॉर से आएंगे। तो ये इशू जो है वो बहुत बड़ा इशू है पिछले कुछ महीनों में सीरियन रिफ्यूजीज़ में हमने देखा। अब तो खैर बहुत सारी चीज़ें और आ गई हैं, न जाने कहाँ कहाँ के रिफ्यूजीज़, इतने तो सब वॉर पे वॉर चल रही हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। तो यूरोपियन नेशंस टुवर्ड्स द प्लाइट ऑफ रिफ्यूजीज़ कमिंग इन द नेशन इलीगली थ्रू द मेडिटेरियन सी के माध्यम से यूरोपियन नेशंस में कई सारी रिफ्यूजीज़ आती हैं। इसको लेके बात है, हमारे यहाँ देखिए कितने रिफ्यूजीज़ आए, अभी रशिया यूक्रेन वॉर से दिक्कतें, फिर उधर आपका हमास वाले से, मतलब बहुत, अभी आपने देखा कितने लोग जो है वो तालिबान इशू से भागे, जो है वो हुआ था, तो उसमें कितने लोग वहाँ से इधर उधर आए। तो मेथड्स क्या रहेगा अगर वायलेशन होता है किसी लॉज ऑफ वॉर का, तो क्या तरीके रहेंगे, इन सब चीज़ों को हम जो है मिलिट्री एथिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो फिलहाल हम इतना ही रखते हैं साथियों, नेक्स्ट में हम वॉर एथिक्स को जानेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। ऑल्सो यू कैन ज्वाइन माई मेम्बरशिप एंड सपोर्ट मी इन माई वर्क। You can also follow me everywhere, including WhatsApp channel, all the link in the description box. You can watch these videos on Facebook as well, and thank you so much. Bye bye.